Good evening to everyone. आपके फायदे कार्यक्रम कर ज्ञान राज्य में फिर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंदन जन अम्बाला से टुडेस और 40th प्रोग्राम ऑफ कर ज्ञान अर्जन एंड टुडेस टॉपिक अरेस्ट प्रिजन अंडर जीएसटी एक्ट. Today's our keynote speaker C.S. Veeralakandi ji from Vyawar and sponsor this program with Gyan Jamnagar. First of all, I would like to introduce our keynote speaker C.S. Veeralakandi ji from Vyawar, district Ajmer. He is practicing in direct and indirect taxes more than 35 years. जीएसटी पर इनके वर्ष 2006 में लिखे पहले आर्टिकल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंडस्ट्री स्टडी को पूरे भारतवर्ष में पढ़ा गया। वह आर्टिकल 2007 में आईसीए जर्नल में भी छपा। उसको लोकसभा सेक्रेटरी ने अपने सांसदों के लिए बनाए जीएसटी पब्लिकेशन में रेफरेंस आर्टिकल के तौर पर प्रयोग किया। इसको कई यूनिवर्सिटियों ने अपने सिलेबस में भी बनाया। हालाखंडी जी का हिंदी में जीएसटी पर लिखी किताब वस्तु एवं सेवा कर हालाखंडी पर एनडीटीवी ने भारत में जीएसटी लागू होने की संध्या पर प्राइम टाइम कार्यक्रम किया। जीएसटी पर 500 से ज्यादा आर्टिकल एवं समस्याओं सुझाव बारे 5000 से ज्यादा ट्वीट। जीएसटी पर इनके कार्टून भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। एक्टिव मेंबर ऑफ वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग सोशल सर्विसेज फॉर नोबल कॉज ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सर आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाला हम सब का ज्ञानवर्धन करने के लिए। एंड नाउ इंट्रोड्यूस टुडेस पैनलिस्ट सी नोएल लांबा जी फ्रॉम यमुनानगर, बीकॉम एफसी एलएलबी फाइनल पास ऑफ आईसीएसआई, practicing chartered accountant, Messrs. Anurag Modi and Associates. Experience more than 22 years in auditing, income tax and company law. Ex-chairman of Yamnagar branch of NARC of ICI, ex-vice chairman and ex-treasurer of Yamnagar branch of NARC of ICI, ex-secretary of Yamnagar Jagadi Income Tax Council Session. 50 plus CP seminar of members and students conducted by Yamnagar branch of NARC of ICI, Kanal branch of NARC of ICI, Sanpur branch of CIRC of ICI and other branches of NIRC. Seminar conducted by Yamnagar Jagadi Income Tax Council Session, Income Tax Department and various other educational institutes and colleges, etc. Many articles and papers in various journal websites and social media. Author of book A Simplified Guide to GST for Become KVK University. Also educating general public students, chartered accountants, YouTube channel Tax की पाठशाला। सी मेलम्बा जी आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम की हमारी सहयोगी संस्थाएं डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार सेशन अम्बाला रजिस्टर्ड, एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, हरियाणा स्टेट टैक्स बार सेशन करनाल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स एडवोकेट्स मुंबई, द उत्तर प्रदेश टैक्स बार सेशन लखनऊ, एचपी टैक्स बार सेशन रजिस्टर्ड शिमला, फेडरेशन ऑफ राजस्थान टैक्स प्रोफेशनल जयपुर, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, PHHC टैक्स प्रोफेशनल फॉर्म चंडीगढ़, जयपुर टैक्स बार सेशन जयपुर, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार सेशन व जिला बार सेशन और टैक्स प्रोफेशनल ऑफ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली व जम्मू कश्मीर। अब मैं धीरे से गुजारिश करूंगा कि आज के विषय पर अपना वक्तव्य देवा हमारा ज्ञानवर्धन करें। प्लीज धीरे सर। सर आवाज आ रही है बराबर? तो बिल्कुल आ रही सर। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है उसके पहले मैं बेसज्ञान मनोज लांबा साहब, संजीव जी और चंदन जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक बार फिर से मौका दिया है अपने विचार व्यक्त करने का गुड्स एंड सर्विस टैक्स के किसी एक विषय पे। आपका जो वेबिनार है उसमें मैं शायद अब कई बार आ चुका हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि परिचय जो है वो आप या तो बंद कर दें या थोड़ा छोटा कर दें। और एक आप जो शुरुआत कर रहे हैं जीएसटी महायज्ञ की, जिसमें 45 एक्सपर्ट्स होंगे और
जो क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ, खासतौर से लांबा साहब का, अरोड़ा साहब का और चंदन जी का। मैं आज के विषय पे आता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में लागू किया गया था और ये पहला टैक्स होगा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। इनकम टैक्स एक्ट किस वक्त लागू किया गया, बाद में उसमें अमेंडमेंट हुए, किस तरह से वो चेंज होते होते आज की शेप में पहुंचा, लेकिन एक साथ इनकम टैक्स लॉ पर कभी इस तरह से चर्चा नहीं हुई थी। उसी तरह से हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो वैट जो सेल्स टैक्स की जगह आया था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग था, नेशनल लेवल पे उस पर एक साथ चर्चा नहीं हो पाई थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर 2016 से कुछ गंभीर चर्चाएं शुरू हो गई थी और उसमें 2 या 3 सवाल इस तरह से थे जिसके बारे में लोग बहुत बार सवाल करते थे। पहला सवाल तो ये था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बिल किस तरह से बनेगा। शुरुआत में ये अफवाह थी या सरकार की स्कीम थी कि हर बिल कंप्यूटराइज होगा, हर बिल पोर्टल पे बनेगा, जैसा कि वो इस समय करवा रहे हैं। पहले 500 करोड़ पे, फिर 100 करोड़। हो सकता है कि ये शुरुआती योजना हो। जब महत्वाकांक्षी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था तो शुरुआत में किसी के दिमाग में हो कि सारे के सारे बिल इसी तरह बनवाए जाएंगे। ये एक अफवाह थी और लोग बहुत परेशान थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के पहले। उस वक्त मेरा एक वीडियो आया था, हाउ टू मेक फर्स्ट जीएसटी बिल। मेरे ख्याल से वो 1.5 लाख लोगों ने देखा था। उसी से पता लगता है कि लोग कितने चिंतित थे। उसके बाद एक और परेशानी का कारण था, वो था गिरफ्तारी के प्रावधान। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये उस समय मेरे से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे और एक दो जगह जो टीवी पर भी प्रोग्राम हुए थे उनमें भी जो चर्चा हुई थी वो उसमें ये भी शामिल था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में डीलर्स अरेस्ट भी हो सकते हैं। इस चर्चा के 2 कारण थे। ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के प्रावधान सबसे पहले जीएसटी में ही लाए जा रहे हैं। इसके पहले भी जो टैक्स के कानून हैं उनमें टैक्स की चोरी पर गिरफ्तारी के प्रावधान थे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई तो उनका डर भी नहीं था। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो प्रारंभिक चर्चाएं थी उसमें यह था कि जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव था। एक आम करदाता भी ये सवाल पूछता था कि अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया जा रहा है और उसमें साथ गिरफ्तारी के प्रावधान है तो व्यापार किस तरह से किया जाएगा। और ये सही भी सवाल था। अगर स्थानीय अधिकारियों को ये पावर दे दी जाए, ये अधिकार दे दिए जाते कि वो टैक्स की चोरी के लिए डीलर्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होती। सबसे पहले तो टैक्स की चोरी अपने आप में एक विवादास्पद शब्द है। टैक्स इवेजन और दूसरा हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इन दोनों के बीच में बहुत बहुत महीन रेखा है। एक सोच होता है जो उसको टैक्स चोरी में करीब परिवर्तित कर देता है और एक दूसरा सोच होता है जो उसको टैक्स प्लान कहता है। Through voice break. इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम थी, मैंने दूसरे वाले सर्वर पे ले लिया इसको। Okay, sir. शुरुआत में जो प्रोविजंस थे इनके बारे में जो डिस्कस हुआ था, तो एक भय व्याप्त था ट्रेड और इंडस्ट्री में, क्योंकि उस वक्त 67 लाख डीलर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में माइग्रेट हुए थे और 20 या 25 लाख डीलर्स ऐसे थे जो नए रजिस्टर्ड हुए थे। तो उन्हें यह समझाना पड़ा कि आम डीलर पर
इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद एक चीज और हुई कि ये टैक्स लाया गया था कर संग्रहण के लिए, डीलर्स अपना टैक्स कलेक्ट करें और टैक्स पे करें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई भी हो, उनसे कोई कमा नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप सुनते हैं कि फेक बिल्स होते हैं, लोग टैक्स की चोरी करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस टैक्स में टैक्स की चोरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुस्साहस है, पकड़े तो जाते हैं। तो ऐसे प्रावधान नहीं हो, ऐसा भी संभव नहीं था। तो फिर हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गिरफ्तारी के प्रावधान क्या थे, क्या है, और इनका आम करदाता से क्या लेना देना। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इसका आम करदाता से कोई विशेष लेना देना नहीं है, आम प्रोफेशनल से भी इसका कोई खास रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास, हम सब लोगों के पास इस तरह के डीलर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीमाएं तय की है टैक्स की चोरी की, वो इतनी ऊपर की है गिरफ्तारी के लिए कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए यह सिर्फ थ्योरेटिकल विषय है। मेरे लिए भी ये थ्योरेटिकली है, क्योंकि मैंने भी 4 साल में इस तरह का कोई केस डील नहीं किया। और एक दूसरी समस्या है कि मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रोविजंस पर जब बोलता हूं, मैं बहुत सहज महसूस नहीं करता अपने, क्योंकि हमेशा मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के को लेकर पॉलिसी मैटर्स पे बोला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होना चाहिए इस पर बोला है। तो आज कोशिश करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के किसी प्रोविजन पर अगर मैं बोलूं तो वो कितना ऑथेंटिक होगा, आप लोगों को किस तरह समझ आएगा। तो आइए कोशिश करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गिरफ्तारी के प्रावधान सेक्शन 69 में दिए हुए हैं, और हर कानून की तरह, चाहे वो कितने भी सरलीकरण की बात करें, सरलता से बनाया नहीं गया। सेक्शन 69 जिस तरह से बनाया गया है वो बात करता है कि अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कमिश्नर के पास ये रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति ने जो ऑफेंसेस किए हैं जो किसी और सेक्शन में पनिशेबल है, तो वो ये आदेश दे सकता है किसी एक सीमा के बाद कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब मैं आपको जब 69 समझा रहा हूं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 1947 में अंग्रेज भारत से गए थे तो आप कहेंगे बहुत सारे एक्ट छोड़ गए, वो उन्हीं को देख के हमने एक्ट बनाए। और जब एक्ट बनाए जाते हैं तो इतने मुश्किल तरीके से बनाए जाते हैं कि आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। मैं इसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं। उन्होंने एक देश बना के गए, वो पाकिस्तान, उसका एक दूसरा हिस्सा बनाया उसने बहुत दूर जाके, जो पूर्वी पाकिस्तान था। अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं था। इसी तरह से एक्ट में विभिन्न धाराओं को इस तरह से बनाया गया कि किसी एक सेक्शन को देखने के लिए दूसरा सेक्शन देखते हैं जो बहुत दूर होता है। तो सेक्शन 69 को अगर हमें देखना है तो फिर हमें सेक्शन 132 में जाना पड़ेगा। पहले मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा ताकि आपको कानून में जाने के पहले मुद्दा क्या है वो समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसमें लॉ क्या है उसकी चर्चा करेंगे। 69 सेक्शन बताता है कि गिरफ्तारी के प्रावधान क्या है, और ऑफेंसेस बताए गए हैं सेक्शन 132 में, और पावर दी गई है कमिश्नर को। तो आप मान के चलिए कि सरकार ने भी इसको कोई बहुत हल्के में नहीं लिया है कि गिरफ्तारी के जो आदेश हैं वो बहुत आसानी से दे दिया जाए। बहुत सेंसिटिव मामला है। कोई आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है, कोई डीलर अगर गिरफ्तार हो जाता है, भले ही वो ऑफेंस उसका प्रूव हो या नहीं हो, बाद में उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो डिसाइड करें कि किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले सेक्शन 69 है, उसमें आप देख लीजिए कि कमिश्नर को ये पावर है कि वो किसी एक व्यक्ति के टैक्स चोरी में इन्वॉल्व होने पर उसको गिरफ्तार करने के आदेश दे सकता है। अब हम देखते हैं वो टैक्स चोरी किस किस को कहते हैं। होता तो यह है कि वो 69 में समझा देते कि हम इसको टैक्स चोरी कहते हैं। हो सकता है कि 132 में जो लिखा है उसकी डुप्लीकेसी हो जाती, क्या फर्क पड़ जाता। तो लोग कहते हैं इससे एक्ट बहुत बल्कि बन जाता, बहुत बड़ा हो जाता। वो एक्ट छोटा बनाने के बाद आपने 1100 नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और स्पष्टीकरण जारी किए, तब एक्ट बड़ा नहीं बना।
आप शुरू में कोशिश करते हैं कि एक्ट को थोड़ा आसान बना देते तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। तो मैं 2 चीज आपको बताऊंगा कि 69 गिरफ्तारी का प्रावधान है, उन्होंने किस तरह से बनाया है और उन्हें किस तरह से बनाना चाहिए। ये 2 चीजें जब हम समझ जाएंगे ना, जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज जो हमारे लॉ मेकर्स ने बनाई है वो उन्हें किस तरह से बनानी चाहिए थी, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एक्ट समझना, फिर कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगे। सेक्शन 69 में उन्होंने बताया कि 4 तरह के अपराध हैं जिनके बारे में सजा 132 सेक्शन है वो सजा तय करता है कुछ किस्म के अपराधों के लिए। उसमें से 4 तरह के अपराध ऐसे हैं जिनके होने पर 69 इन्वोक हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली उन अपराधों के होने पर नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि वो किस तरह के अपराध है। सेक्शन 139(2)(1) एक सेक्शन है, इसके सब क्लॉजेस हैं A, B, C एंड D। A, B, C, D में अगर कोई अपराध किया है तो सेक्शन 69 इन्वोक हो जाता है। उसमें सबसे पहला है कि कर चोरी के उद्देश्य से कोई व्यक्ति बिना बिल जारी किए किसी माल या सेवा की सप्लाई करता है, यानी गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर दी लेकिन उसका बिल नहीं काटा, इस उद्देश्य से कि इस इंटेंशन से कि कर की चोरी की जाए, ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध है कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बिना माल की सप्लाई किए बिल जारी कर देता है, जिससे गलत इनपुट क्रेडिट ली गई हो या फिर इसी तरह से गलत रिफंड लिया गया हो। इसका मतलब है केवल बिल जारी किए गए हैं, माल और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं की गई। यह भी एक चोरी का मामला है। ये तो हुआ सप्लायर के लिए कि वो इस तरह से करता है। अब होता रिसीवर के लिए कि जो बिल बताए गए हैं जिनके बारे में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं की गई लेकिन बिल जारी कर दिए गए, उनके आधार पर उसने इनपुट क्रेडिट ले ली। ये तीसरा अपराध है। और चौथा अपराध यह है कि आपने अपने ग्राहकों से टैक्स कलेक्ट कर लिया और उसको जमा नहीं कराया। जमा नहीं कराया का मतलब होता है कि जो तारीख आई थी आपकी जमा कराने की, उसके 3 महीने तक आपने इसको जमा नहीं कराया। ये 4 तरह के अपराध है जो सेक्शन 132(1) के सब क्लॉज A, B, C, D में दिए हुए हैं। इस तरह के अपराध अगर किसी ने किए हैं तो उसे गिरफ्तार तब किया जा सकता है जब इस तरह से होने वाली टैक्स चोरी की रकम 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो आप मान के चलेंगे कि बहुत छोटे लेवल पे या मीडियम लेवल पे किए हुए व्यापार में इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन टैक्स की चोरी होती है और इस लेवल पे भी होती है, तभी आपको गिरफ्तारी के समाचार मिलते हैं। और गिरफ्तारी करते समय बहुत सेंसिटिव मैटर है, आगे मैं बताऊंगा कि किन चीजों का उनको पालन करना चाहिए। लेकिन आगे हम चलते हैं कि ये 3-4 तरह के जो अपराध है अगर किसी ने किए हैं और उसमें टैक्स चोरी का जो अमाउंट है वो सेक्शन 132(1) में कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दर्शाए हुए अमाउंट के बराबर है या उससे ऊपर है, तो उसको कमिश्नर इन स्थितियों में गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि गिरफ्तारी होगी ही होगी, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, डिस्क्रिशन पर है कमिश्नर के। तो हम देखेंगे जो 132(1) है सेक्शन, उसका जो सबसेक्शन सब क्लॉज 1 है, फर्स्ट सब क्लॉज जो है वो तो 5 करोड़ से ऊपर की चोरी की बात करता है, और सब क्लॉज सेकंड है वो 2 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ तक की चोरी की बात करता है। सजा तो 2 करोड़ के नीचे की चोरी पर भी मिलती है जो 132 में उन्होंने अपराध बताए हैं उनमें, लेकिन उसमें गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए जा सकते कमिश्नर के द्वारा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो सेक्शन है 69 जिसमें अरेस्ट प्रोविजंस हैं,
उसको आप देखेंगे तो जो सेक्शन है ये सबसे ज्यादा उस वक्त चर्चा में आया था जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने वाला था। कुल 20 लाइन का सेक्शन है जिसमें से 4 या 5 लाइन शुरुआती है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद के जो उसके 2 हिस्से और हैं वो तो सिर्फ ये बताते हैं कि अगर बेलेबल है तो उसको किस तरह से बेल दी जाएगी, और नॉन बेलेबल है तो उस ऑफेंस में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो इसका ऊपर का हिस्सा जो हम समझेंगे जो 4 या 5 लाइन में है, उसको अगर फिर से देखें तो हमें हर बार हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन क्या है। और दूसरा है कि मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 69 किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता कि 132 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा सीधा 69 से ही समझ में आ जाता। तो हम 69 को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि अगर किसी जीएसटी कमिश्नर को के पास ये रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति ने 4 तरह के अपराध किए हैं। पहला, बिना बिल के माल बेचा है, बिना माल बेचे उसने बिल दिया है। दूसरा, माल या सर्विसेज के बेचे। तीसरा है कि उसी पर से उसने इनपुट क्रेडिट ली है। और चौथा है कि टैक्स कलेक्ट कर लिया और उसको जो उसकी ड्यू डेट थी उसके 3 महीने तक जमा नहीं कराया। अगर इस तरह के 4 अपराध होते हैं, इनमें से कोई भी अपराध होता है और उसमें जो इन्वॉल्व रकम होती है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उसको गिरफ्तारी के आदेश कमिश्नर के द्वारा दिए जा सकते हैं। अब कमिश्नर गिरफ्तारी के आदेश तो दे सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार वो खुद नहीं करते। इसके लिए डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को अधिकृत किया जाता है। अब जो एक और चीज है कि एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी, क्या 2 करोड़ से नीचे की चोरी पर भी, कर चोरी के आरोप पर भी क्या गिरफ्तारी की जा सकती है? इसके लिए एक सेक्शन है 132 का 2 जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए है, जो एक बार कन्विक्ट होने के बाद दूसरी बार चोरी करते हैं, उनके लिए सजा भी 5 साल की है। और ऐसे लोगों के लिए अगर वो ए, बी, सी और डी में मैंने जो अपराध बताए हैं वो करते हैं और ये दूसरी बार अपराध होता है, तो ऐसे में 2 करोड़ की सीमा समाप्त हो जाती है और उन्हें उसके लिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है इन अपराधों में जिनकी मैंने ऊपर बताया था, जिसको मैंने ये भी बताया था कि ये सारी चीजें सेक्शन 69 में लिख दी जाती तो वो शायद 4 लाइन की बजाय 15 लाइन का हो जाता, लेकिन वो समस्या वहीं हल हो जाती। अगर वो जमानती है उसका अपराध, तो फिर उसको उसी वक्त जमानत दे दी जाएगी, और अगर वो जमानत नहीं लेता है तो उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। दूसरी तरह के होते हैं गैर जमानती, उसमें उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो 2 तरह के जो अपराध हैं वो इस तरह से, गैर जमानती और जमानती अपराध के बारे में उन्होंने जो बंटवारा किया है वो भी सेक्शन 132 में दिया गया है। सेक्शन 132 का सब सेक्शन है 4 और 5। एक सेक्शन में बताया गया कि 5 करोड़ से ऊपर के जो अपराध हैं वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। और 132(4) में उन्होंने बताया कि जो अपराध 2 करोड़ 5 करोड़ से अधिक नहीं है और 2 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि उनकी सीमा ही 2 करोड़ है, वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे और उनमें वो जमानती होंगे। गिरफ्तारी के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उसके बारे में ऐसा नहीं होता है कि किसी वक्त किसी का सर्च हो रहा है या किसी के यहाँ से कुछ पकड़ा गया है और उसके साथ तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिया जाए, जैसा कि हमको लगता है इन प्रावधानों को। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले तय करना पड़ता है कि जो ऑफेंस है वो किस अमाउंट का है। अगर ये अमाउंट ही तय नहीं होता है तो बहुत जल्दबाजी में या गैर जिम्मेदारी के साथ गिरफ्तारी के आदेश इसलिए नहीं दिए जा सकते कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके अपने अधिकार होते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में इसमें बताया था कि आपको सबसे पहले एडजुडिकेट करना पड़ेगा
आपको तय करना पड़ेगा कि आपका जो चोरी का पैसा है वो बनता कितना है। तो जो शक्तियां निहित है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून में अरेस्ट प्रोविजंस के लिए, उनके बनाते वक्त सावधानियां बरती गई है, बहुत ज़्यादा बरती गई है। लेकिन जब हम समाचार पढ़ते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उसकी कर दी जाती है कि जो आदमी गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद उसका अपराध अगर प्रूव नहीं होता है या उसने वो चोरी नहीं, क्योंकि केवल गिरफ्तारी के आदेश दे देने से ये प्रूव नहीं होता है। यहाँ सजा, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सेक्शन 69 की कर रहे हैं, जहाँ सजा का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ सिर्फ गिरफ्तारी का जिक्र है। केवल गिरफ्तारी करने से किसी व्यक्ति का अपराध प्रूव नहीं होता है, और अगर वो नहीं होता है, अपराध बाद में भी प्रूव नहीं होता, तो उसकी गिरफ्तारी जो होती है वो उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होती है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड है, उसके तहत ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त जो जो कानून लागू होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त वो सभी कानून लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है इस बारे में कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है 1997 का। जो लोग गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं उनके पास अपना पूरा परिचय होना चाहिए, उनका डेजिग्नेशन होना चाहिए और उनके आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होने चाहिए। जिस वक्त जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके गिरफ्तारी मेमो पर उसके किसी रिश्तेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर उसका कोई रिश्तेदार उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो उस एरिया के जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उन लोगों के हस्ताक्षर उस मेमो पर उन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को उस जगह से अपने किसी एक मित्र या रिश्तेदार को सूचना देने का अधिकार होगा, और गिरफ्तार होने के बाद उस व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है इसकी सूचना भी वह अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को दे सकता है। जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसका एवरी 48 आवर्स में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए गिरफ्तारी के वक्त, लेकिन पूछताछ के वक्त ऐसी इजाजत, इसकी अनुमति नहीं होती है। गिरफ्तारी मेमो और सहित सभी दस्तावेजों को मजिस्ट्रेट के पास उस गिरफ्तारी के बाद भेजा जाना चाहिए। तो जो गिरफ्तारी के प्रावधान है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दौरान, जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा थी, जिसके बारे में सबसे अधिक भय था, उसमें सबसे पहले तो हम ये सोच के रखें कि आप मान लीजिए 90% और 95% जो डीलर्स हैं कोई श्रेणी में नहीं आते हैं कि इतना बड़ा टैक्स इवेजन का कोई मामला उन पर बन सकता हो। तो आम करदाता जो है वो इस अपराध पे इस विषय से पूरी तरह से मुक्त है। इस विषय पर हम जो चर्चा करते हैं वो इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का टैक्स का एक प्रावधान है, और अगर ये प्रावधान है तो इसकी जानकारी पूर्ण रूप से हमें होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, ऐसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स में नहीं लिखा है कि जो अमाउंट उन्होंने बताया 2 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी का, उसमें गिरफ्तार करना जरूरी ही है। किन कारणों से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके बारे में बहुत अच्छी सोच है। जैसे ये कारण हो सकते हैं कि अपराध की, जो टैक्स चोरी का अपराध है, उसकी उचित जांच के लिए, व्यक्ति को फरार होने से रोकने के लिए, सबके साथ छेड़छाड़ की समझ, गवाह या इससे संबंधित कोई गवाह हैं उनको डराने से रोकने के लिए, ये कुछ कारण है जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए। अब एक सवाल है कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर की चोरी पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अरेस्ट के प्रावधान है, तो आप मान के चलेंगे कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे।
लेकिन एक सवाल है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उन पर यह लिमिट लागू नहीं होती है। तो अपना व्यापार करते वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वक्त इस तरह के सबसे पहले तोड़ना चाहिए। कई बार होता है, लेकिन समस्या यह होती है कि उसके द्वारा किया गया काम जो होता है वो कभी कभी इन अपराधों की श्रेणी में आ जाता है, बाद में जाके प्रूव हो या नहीं हो। तो अपना काम अगर बहुत अच्छी तरह से भी डीलर्स कर रहे हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा अपनी रिकॉर्ड कीपिंग में, अपने माल की सप्लाई जो होती है उसके पहले उसके साथ बिल जारी करने में, माल जो रिसीव करते हैं उसके साथ उनके बिल आने में और उनका टैक्स जमा कराने में कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो कि उसको अपराध की श्रेणी में ले लिया जाए। अब एक चीज है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो गिरफ्तारी के प्रावधान हैं उनको लेकर उद्योग और व्यापार की क्या राय है। तो मान के चलेंगे कि स्वाभाविक है कि जब ये प्रोविजंस लाए गए और चर्चा हुई इनकी, क्योंकि ये पहली बार नहीं रहा, उसके पहले जो कानून एक्साइज के, उसके इनकम टैक्स के कानून तो है। तो उद्योग और व्यापार की ओर से इस प्रावधान का स्वागत होने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन जब हम मॉडल एक्ट आया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तब ये लिमिट जो 2 करोड़ वाली है 1 करोड़ थी, और जब इसका विरोध हुआ तो इसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया। इन प्रावधानों के दुरुपयोग की क्या आशंका हो सकती है, इसकी आशंकाएं उद्योग और व्यापार जगत द्वारा हमेशा जताई गई है, लेकिन सामान्यतया क्योंकि जो रकम तय की गई है वो 2 करोड़ रुपए ऊपर है, तो बहुत से डीलर्स इससे प्रभावित रहते हैं। अब आपको ये बता दूं कि मैं 5 करोड़ से ऊपर है अगर 132 में है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है, क्योंकि वो गिरफ्तारी से के बाद वाले स्टेज जो है, 5 करोड़ से ऊपर अगर कर की चोरी होती है तो उसमें 5 साल तक की जेल है और उसके बाद जुर्माना है। 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है तो उसमें 3 साल की सजा और जुर्माना। और इसके अतिरिक्त जो है जेल और जुर्माना। सर वॉइस बहुत रुक रुक के आ रही है सर। कानून है गिरफ्तारी के कमिश्नर का, कैसा रिजल्ट हो। 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है सर। अब देखिए आ रही है क्या? सर बिल्कुल ओके। अब सही है। ये सुबह 2 कनेक्शन है मेरे पास, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है सुबह से। तो जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और अगर उसका ये अपराध नहीं हो तो गिरफ्तारी जो होती है उसके लिए सजा से भी ज्यादा भयंकर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट को इस तरह के निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि गिरफ्तारी का डिसीजन लेते वक्त किन किन चीजों का जीएसटी आयुक्त को ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी के साथ जाती नहीं हो। और कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो इंडियन पिनल कोड में जो उसको राइट्स दिए गए हैं अपने आप को बचाने के, अपने आप को डिफेंड करने के, वो तो सारे उपलब्ध हैं ही हैं। क्योंकि मैंने जो सेक्शन बताया था आपको 69, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गिरफ्तारी का सेक्शन है, उसे उसका जो पहला हिस्सा है जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान को समझाया गया वो सिर्फ 5 पंक्तियों में है। और जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार आपको फिर से उसका संक्षेप में बता देता हूं कि 4 तरह के अपराध उसमें बताए गए हैं जिसमें कर चोरी की इंटेंशन होनी चाहिए, और अगर वो एक सर्टन रकम से ज्यादा है, जैसे 2 करोड़ रुपए बताए गए हैं उससे ज्यादा है, तो कमिश्नर को अधिकार है कि वो गिरफ्तार
के आदेश दे सकता है। अब इस पूरे प्रोविजन में जितना भी था उसको मैंने एलोबरेट कर दिया है। आज का जो आपका सेमिनार है वो कुछ छोटा इसलिए होगा, इस प्रोविजन में बहुत ज्यादा बताने के लायक कुछ है नहीं और बहुत सारे डीलर्स इससे अछूते हैं। इसलिए मेरा जो अरेस्ट से संबंधित जो प्रावधान था उस पर मेरी जो तैयारी थी या मुझे जो बताना था वो यहीं तक था। आप कुछ और बताना चाहे या पूछना चाहे तो वो देख लो। मनोज जी। जी चंदन जी। नो सर, क्वेश्चन है तो ले लीजिए। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू अरेस्ट आपका हो तो सुधीर जी अवेलेबल है हमारे साथ, आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। मेरा हिसाब से मनोज जी, मैंने जितना भी बताया ना उससे जुड़ा हुआ कुछ हिस्सा छूट गया हो अगर तो उस पर आप बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। जैसे मैं इस चर्चा को अगर आगे बढ़ाऊं जी, तो आप ये बताइए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गिरफ्तारी के प्रावधान, कई बार लोग पूछते हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बहुत जनरल क्वेश्चन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गिरफ्तारी के प्रावधान लाने की आवश्यकता क्या थी? आपके हिसाब से क्या जरूरत पड़ी होगी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी अरेस्ट प्रावधान लाया जाए? बाकी टैक्स इवेजन के लिए बचाने के लिए पनिशमेंट तो है ही है, सजा है। उसके पहले कमिश्नर को इस तरह से राइट्स देना कि वो किसी डीलर को अरेस्ट कर सकता है अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि टैक्स का इवेजन किया गया है। आपकी राय में? मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी भी कानून में जब भी अरेस्ट के प्रावधान आते हैं तो वो केवल और केवल तभी आने चाहिए जब बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो। और जैसे आपने बीच में बात की कि हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए, बार बार अपराध करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हर टाइम वो करने वाला। तो जो हमारे जीएसटी में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग हैबिचुअली ऑफेंडर हैं, यानी मैं नाम तो नहीं लेना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज आप कह सकते हैं, जो चाहते हैं कि चोरी ही करनी है। ये प्रावधान तो होने चाहिए हर कानून में, लेकिन कुछ चंद लोगों के लिए सबको पेनलाइज कर देना, इसीलिए शायद ऊंची सीमा रखी गई, जो भी आपने बात की जी। तो ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो सरकार की हो सकता है कि ये सोच रही हो कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनको हम पेनलाइज करें, किसी तरह से रोकें, ताकि ये जो समाज है हमारा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनके लिए एक उदाहरण ना सेट करे। लोगों के मन में एक छोटा सा डर रहे कि उसने ये अपराध किया था या ये काम किया था, इसकी वजह से उसे सजा होगी, उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो एक इस मनोवृत्ति को रोकने के लिए, इस इल्ट्रेशन को रोकने के लिए शायद सरकार जीएसटी में ये प्रावधान लेके आई। अच्छा, दूसरी चीज आप ये बताइए सर कि आशंका ये रहती है कि सरकार के किसी भी अधिकारी के पास कोई भी अधिकार चला जाता है तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो 69 का जो सेक्शन 69 सेक्शन में जो प्रोविजंस हैं इसमें आपके हिसाब से क्या संभावना बनती है कि क्या इनका दुरुपयोग हो सकता है? देखिए सर, दुरुपयोग की बात यह करूं तो हिंदुस्तान का जो कर प्रणाली है उसके अंदर कुछ सिस्टम इस तरह से बन गया है कि हमारे जितने भी आयकर अधिकारी हैं या जीएसटी अधिकारी हैं या किसी और कानून के अधिकारी हैं, वो अपने पावर्स को ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर राइट करते हैं। प्रावधान तो रिस्ट्रिक्शंस में लाए गए भी इस सेंस में ही ये लगाया जाना चाहिए, या इसके से पहले ये प्रोसीजरल पार्ट आपको पूरा करना चाहिए। अभी हम जीएसटी में भी यहाँ तक ना पहुंचे, रेस्ट तक, तो नॉर्मल प्रोविजन पे भी देखें तो बिना अमाउंट बताए रिकवरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, बिना एडजुडिकेट किए रिकवरी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ कर टेररिज्म जिसे बोलते हैं, सरकार ने कहा तो बहुत कि हम कर सरलीकरण कर रहे हैं, कर सरलीकरण कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी कर टेररिज्म को कम नहीं किया जा सकता है। मेरे को लग रहा है कि करप्शन और बढ़ गई है।
बल्कि मैं आपका मत इस पे लेना चाहूंगा कि जो लोग कहते थे कि जीएसटी आने के बाद करप्शन कम हो जाएगी, कम होने के बाद करप्शन बढ़ गई है। जो जीएसटी अधिकारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग कर रहे हैं और अपनी एक्सेसिव पावर यूज कर रहे हैं। जहां उनको अधिकार नहीं भी दिया गया वहां पर उसका प्रयोग कर कर वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि अगर मैं यार नहीं कहूँ तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। तो वहां पर बहुत ही एक इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो करदाता है वो हरास हो जाता है। वो कहता है कि मैंने नंबर लेके शायद पता नहीं टैक्स दे के क्या गुनाह कर लिया, मेरे को क्यों पेनलाइज किया जा रहा है। तो अरेस्ट से पहले सरकार को इस तरह की व्यवस्था लानी चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को सुधारे और उनको इस तरह से कहे कि ये परिवार, अगर आपका एक्सरसाइज हुआ, एक अभी सिटीजन चार्टर भी आया सर हमारे इनकम टैक्स में, सॉरी टैक्स पेयर चार्टर, सेम वे से उसी तरह का टैक्स पेयर चार्टर हमारा जीएसटी में भी आए और जिसमें उसके लिए उसको अकाउंटेबल बनाया जाए। भाई अगर ये गलत केस पाया गया या जहां पर ये पाया गया कि आपने प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। जैसे आपने किसी को दंड लगाया है तो अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था कर हमें अरेस्ट प्रोविजन लाने चाहिए। एक चीज और है सर कि इसमें एक प्रोविजन है जो 132(1) के डी क्लॉज में है कि किसी आदमी ने टैक्स एकत्र किया है और वो उसको ड्यू डेट के 3 महीने तक जमा नहीं करा पाता है जी। अब एकत्र करने का मतलब तो सरकार के हिसाब से तो ये है कि बिल में लगा दिया है जी, दैट इज इक्वल टू टैक्स कलेक्टेड, सर भले उसको पेमेंट आया कि नहीं आया। मैं समझ गया सर। हालांकि ना जीएसटी मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं जीएसटी पे बहुत कम बोलता हूँ। आपने क्वेश्चन कर लिया, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना सर वो आप ही के क्षेत्र के हैं, उसका जीएसटी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मेरा अपनी समझ, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग से मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सरकार क्या कहती है। सपोज कीजिए सर मैंने 1 लाख रुपए का बिल दिया, 18% जीएसटी ले लिया, 1,18,000 रुपए जमा करा दो जी आपको, लेकिन वो पेमेंट मेरी बैड डेब्ट्स होगी, वो पैसा मेरे को आया ही नहीं, तो मैंने कलेक्ट कहाँ किया? मेरे को तो वो पैसा कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। आपने जो ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी का निर्वाह करते हुए मैंने इनवाइस रेज किया और पर्सन को इंस्ट्रक्ट किया कि आपने ये पेमेंट करनी है। व्हेन दिस पेमेंट इज नेवर रिलीज्ड ड्यू टू एनी रीजन, तो हाउ आई एम लाइबल टू पे? अब सपोज कीजिए मैंने एक पार्टी को हर 10 करोड़ के बिल दिए और 10 करोड़ की सेल डिफॉल्ट कर गई, मेरे को आया नहीं, तो मैं अपनी पॉकेट से 1,80,00,000 रुपया प्लस ब्याज अगर मैं भरता हूं तो मेरा बिजनेस आज भी बंद है, कल भी बंद है। तो यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं, सरकार को भी थोड़ा सा मतलब उन्नतवादी होकर सोचना चाहिए कि अगर इकोनॉमी का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो हमें प्रावधान करके इस तरह से लाने चाहिए कि वो करदाता के ऊपर बोझ ना बने। और जो ये व्यवस्था है ये बोझ है सर, मेरे को आया कुछ है नहीं, मेरे ऊपर आपने एक और ड्यूटी लगा दी और ड्यूटी लगाने के बाद मैंने ड्यूटी का निर्वाह भी किया, डिफॉल्ट दूसरे आदमी का है लेकिन भुगतना मेरे को पड़ रहा है। दूसरे के गुनाह के लिए भी आपने एक बात कही थी, मेरे को अगर सजा होती है तो दुख ज्यादा होता है, दुख। तो यहाँ पर मेरे को दुख ज्यादा है सर। जो ये प्रोविजन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए कि इन सच केस हमारा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है मेरे को किसी वजह से रियलाइज नहीं हो पाई, तो इन सच केसेस में लाइबल टू पे नहीं हूँ। इसको एक दूसरी तरह से देखें तो 2 साल से पूरा देश बीच बीच में कोविड की चपेट में है। मान लीजिए कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो बड़े डीलर्स हैं, मैं फेक बिल्स की बात नहीं करता, शुरू के 3 जो हैं उसमें अगर कोई ऑफेंडर है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो तीसरा तक चौथा जो है जिसमें 2 करोड़ रुपए का टैक्स रुक जाता है, इसमें डीलर पूरी कोशिश करता है कि उसको जमा करा दे, क्योंकि इस वक्त ना तो पेमेंट आ रहे हैं। मान लीजिए वो डिले करता है तो आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो उस पैसे को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर एक तलवार चल रही है 69 की कि कमिश्नर कभी भी उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकता है जी। तो जो पेंडेमिक टाइम है, भले ही सरकार कुछ टाइम बढ़ा देती है और टैक्स पेमेंट में तो उन्होंने बड़े डीलर्स को तो कोई खास टाइम बढ़ाया नहीं, और पैसा कलेक्ट करने में जितनी प्रॉब्लम छोटे डीलर्स को आ रही है उतनी बड़े डीलर्स को आ रही है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आप एक 69 का प्रोविजन रखते हैं जिसमें एक आदमी तैयारी कर रहा है, किसी भी तरह से जमा कराने की कोशिश कर रहा है, और उसके ऊपर 69 का एक प्रोविजन है कि कमिश्नर उसको अरेस्ट कर सकता है, कर सकने का मतलब ये होता है कि भय तो है ही,
तो आपके हिसाब से पेंडेमिक टाइम में इसका जो क्लॉज डी है उसमें कोई रिलैक्सेशन दे दिया जाना चाहिए था? डेफिनेटली आना चाहिए था सर। जो ये कोविड नामक महामारी आई है, इसने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को हिलाया सर। और सरकार चाहे जो मर्जी बड़ी बड़ी बातें करती रहे, जो हमारी एमएसएमई सेक्टर था, जो मेरे पास प्रैक्टिस के क्लाइंट है या मैं देख पा रहा हूँ, वो बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं सर। उनके काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए हैं इस समय। यमुनानगर हमारे प्लाईवुड की हब हुआ करता था, एक किस्म से एशिया लार्जेस्ट मार्केट कहा जाता था सर उसे, और आज 700 में से आई थिंक 500 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। उनके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली का पैसा बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, और ऊपर से जीएसटी वाले रोज उनके दरवाजे पे खड़े हैं कि भाई साहब आपका ये मिसमैच है, आपका ये ई वे बिल नहीं मिल रहा, ये हमने ब्लॉक कर दिया है, ये माल नहीं जाने देंगे। तो मैंने जो पहले बात की, टैक्स टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है रेदर देन कम होने की, कि उनको बिजनेस करना मुश्किल कर दिया, उनको बिजनेस करना मुश्किल कर दिया। तो एटलीस्ट इस कोविड के टाइम में लंबी राहत ना दे सरकार, तो छोटी सी राहत की तो हम गुहार लगा ही सकते हैं। तो वो छोटी राहत को आए कि थोड़ा डेफरमेंट मिल जाए, किस्तों में पेमेंट करने की कोई फैसिलिटी दे दे, ब्याज माफी दे दे, या जैसे हमारी अभी इनकम टैक्स में एक प्लान वो आई स्कीम विवाद से विश्वास, वो तो तब आई जब डिस्प्यूट था। अब डिस्प्यूट तक ना जाए तो एटलीस्ट जिनकी अभी कर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनसे थोड़ा ब्याज लेकर थोड़ी ही किस्तों में पेमेंट देने की व्यवस्था कर दें। या एक बहुत अच्छा सुझाव मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, किसी ने दिया था कि एमएसएमई सेक्टर को कर का भुगतान करने के लिए भी लोन दे दिए जाए जी। अगर बिजनेस तो वो स्मूथली कर सकें, तो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बैंक आगे आ सकते हैं और वो पैसा डायरेक्टली सरकार को फंडेड कर दें। अगर वो रेडी होते हैं तो उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो किस्तों में बैंक को भुगतान कर देगा। तो ऐसी व्यवस्था भी लाई जा सकती है। तो बाकी आप सजेस्ट करेंगे, जीएसटी के क्षेत्र में आपका अनुभव हमारे से ज्यादा है सर। एक चीज और मैं इस बारे में आपको पूछूंगा कि ये जो 69 के प्रोविजंस है और जो अरेस्ट प्रोविजंस है, इसमें डीलर्स के साथ कुछ जगह पे प्रोफेशनल्स भी अरेस्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल्स को जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, अगर है तो वो तो सरकार और उनके बीच का मामला है। जहाँ इनोसेंटली इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो आप क्या सजेशन देंगे कि प्रोफेशनल्स को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि डीलर्स के साथ साथ बिना किसी कारण के उनके ऊपर भी ये मुसीबत नहीं आए? देखिए सर, ये सरकार जो अब रिसेंटली ये कहेंगे या चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर अब करदाता के हाथ, उसके हाथ जो प्रोफेशनल एंगेज था उसको भी दंडित किया जा रहा है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी कंफिस्केट करके हो या उसको सजा दे के हो या उस पर फाइन लगा के हो, जिस तरह से भी हो। यहाँ पर क्या है कि एक मछली ना सारे तालाब को गंदा करती है। तो हमारे प्रोफेशन में भी कहना तो नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म से, हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों जिनकी वजह से सारा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है, सारा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। और सरकार ने उन चंद लोगों के लिए, आपने जो कहा कि इनोसेंट लोग भी पेनलाइज हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, क्योंकि सर इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है कि मैं जानबूझ के इन्वॉल्व था बीइंग ए प्रैक्टिशनर, या गलती मेरे से होगी, मैं ये पता लगा ही नहीं पाया कि वो फेक बिलिंग कर रहा था या बिना माल के उसे सप्लाई के एक्चुअल डिलीवरी के माल बेच रहा था। तो इस बात का प्रोफेशनल को पता लगाना, क्योंकि हमें हमेशा पढ़ाया जाता था हर जो ऑडिटर होता है वो वॉच डॉग होता है, ब्लड हाउंड नहीं होता, ब्लड हाउंड नहीं होता। तो हम बीइंग ए प्रोफेशनल वॉच डॉग हैं, हम एक नज़र तो रख सकते हैं, उसमें किसी की नज़र बुरी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता, पर जिनकी नज़र अच्छी है उनके साथ सरकार की थोड़ी सी सहानुभूति जरूर होनी चाहिए। थोड़ा सा कोई इस तरह का क्लोज लगा के या प्रोविजो लगा के भी, जहाँ पर उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो ये प्रूव कर सकता है अपनी इनोसेंस, तो उसको ये पेनलाइज नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। हुआ कुछ केसेस में सर कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अरेस्ट किए गए जस्ट ये कह देने से कि उसके एड्रेस पे फॉर्म बनी हुई थी, वही मैं कह रहा होती थी, तो वो बहुत ज्यादा गलत था। उसे भी एक मौका दो, उसके बाद कहो कि आपकी इतनी लायबिलिटी बनती है, आप वाकया में इन्वॉल्व थे, अब कुछ आपका किया धरा है। जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए।
यही मैं पॉइंट उठाने वाला था कि मेरे पास केस स्टडी आई थी जिसमें किसी प्रोफेशनल ने अपना एड्रेस दे दिया था बिजनेस के लिए। तो सबसे जी पहले तो हम सलाह देंगे प्रोफेशनल्स को कि वो चाहे गुड फेथ में करे चाहे किसी भी तरह से करें, इस चीज से दूर रहें। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब रिटर्न भरने के लिए या कुछ काम करने के लिए ओटीपी आता है, उसके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना देते हैं, तो उससे भी सरकार को इन्वॉल्वमेंट प्रूव कर सकती है। सर देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान में एक कानून आया सर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अगर आपके पास डिजिटल एविडेंस है तो वो कोर्ट में ऐसे माना जाएगा जैसे कि फिजिकल एविडेंस। तो आपके ऑफिस से अगर कोई ओटीपी आ रहा है या आपकी मेल आईडी पे कोई आ रहा है तो वहां पर हर एक हमारा आईपी एड्रेस का कंसेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वहां पर जब आईटी में कोई भी मैसेज जहां पे डिलीवर होता है या जहां से शुरुआत होती है उसकी, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसकी आईपी एड्रेस देखती है। तो whenever every message which relate to your registered dealer comes on your mobile or your email ID, it definitely presume that कि ये आप ही हैं, आप ही हैं, आपके ऊपर ही सर्विस हो रही है, आप ही यहाँ देने वाले हैं। तो कल मेरा इनकम टैक्स पे भी एक प्रोग्राम था, वहां पर भी मैंने सभी प्रोफेशनल्स को ये एडवाइस किया है कि नया पोर्टल आ जाने पर अब दोबारा प्रोफाइल अपडेट करने को कह रहा है, वहां पर पहला काम पोर्टल चले ना चले ये जरूर कर दीजिए कि हब के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जीएसटी से ज्यादा बड़ी समस्या ये इनकम टैक्स में है। और इनकम टैक्स में तो ये इन्होंने लॉ भी बना दिया है कि अगर आपका ये कोई ईमेल पर नोटिस डिलीवर हो जाता है या आपके फोन पे मैसेज आ जाता है तो ये प्रॉपर सर्विस माना जाएगा 288 में। तो वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा जकड़ लिया प्रोफेशनल को। तो यहाँ आज के प्रोग्राम से बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। दूसरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, आप ना तो अपना फोन नंबर दें, ना ईमेल आईडी दें, ना एड्रेस दें, ना ही अपने किसी स्टाफ का दें। अपना भला करने के लिए अपने स्टाफ को बनाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार मैं अपना नहीं डालता, मेरे स्टाफ का बना लो। या कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन लोगों ने ईमेल आईडी, जैसे 50 क्लाइंट्स का काम करते हैं तो 50 ईमेल आईडी बना रखी उनके पैन नंबर से, तो वही चल रही है। लेकिन ईमेल आईडी के पासवर्ड क्लाइंट को पता ही नहीं है, मेरी इस नाम से भी कोई ईमेल आईडी है, इस नाम से भी मेरा कोई फोन नंबर है। तो वो क्या करेगा, वो डिनायल करेगा कि सर मेरे पास तो आज तक कोई नोटिस ही नहीं आया, मेरे पास तो कोई ओटीपी नहीं आया, मेरे पास तो कोई एसएमएस नहीं आया, एवरीथिंग इज डन बाय माय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आज के टाइम में होने वाला है। पहले हम क्लाइंट पे विश्वास करते थे और क्लाइंट हमारे पे विश्वास करता था। अब ये थोड़ी सी प्रथा बदल रही है सर। जब उस पर मुसीबत आएगी तो हो सकता है कि वो खारा का खारा बर्डन आप पे शिफ्ट कर दे, जो भी बात कर रहे थे, तो वहां पे समस्या हो सकती है। इसलिए एडवाइस यही है कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और हो सके तो एड्रेस किसी क्लाइंट में अपना ना दे कम्युनिकेशन में। सीधा सीधा सा लामा साहब आप ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिस अब मुश्किल होने वाली है। मुश्किल होने वाली नहीं है सर, मुश्किल हो चुकी है। हो चुकी है। एक चीज और है इस गिरफ्तारी के प्रावधान से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसके बारे में मैं आपकी राय मांगूंगा। जब गिरफ्तारी होती है तो उसका बहुत जल्दी प्रचार कर दिया जाता है, प्रेस रिलीज जारी करके। इसके पीछे क्या कारण होता है? एक तो कारण ये होता है कि दूसरों को डराना, और दूसरा ये होता है, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि अगर वो अपराधी नहीं है तो वो बदनाम हो जाता है पूरा। इसके बारे में सरकार को क्या सलाह देंगे कि आपको अगर किसी को गिरफ्तार करना है, आपने गिरफ्तार कर लिया, आपको उस व्यक्ति को सिक्योर कर लिया, आपका टैक्स सिक्योर हो सकता है, लेकिन जो प्रचार किया जाता है क्या उसको रोका जा सकता है? सर प्रचार का पर्पस एकमात्र ही है कि एक तो आपने भी जो बात की कि बदनामी सबसे बड़ी मानी जाती है हिंदुस्तान के अंदर। अरेस्ट होना ऐसा माना जाता है जैसे बिहाइंड द बार्स, जबकि अरेस्ट का मतलब हर केस में ये नहीं है कि आप जेल के अंदर ही डाल दिए जाएंगे। अगर आपको घर में भी रख दिया गया है और आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर दिया गया तब भी आप अरेस्ट है, आप कहीं बाहर आ नहीं जा सकते। जरूरी नहीं है कि आपको काल कोठरी में डाला जाएगा तभी जेल होगी। अरेस्ट का मतलब है अखबार में तो उसको अरेस्ट ही कहा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सरकार क्या करती है, जो आपने बात उठाई कि आप
को अगर मैं अरेस्ट का धक्का दूंगा या अरेस्ट कर लूंगा 2-4 दिन के लिए, तो आप कहीं से भी चाहे अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, चाहे अपने बैंक रिलीज करें, हमारा पैसा दबा देंगे, हम जमा करा देंगे, पैसा जमा करा देंगे। अदरवाइज थोड़ा सा सस्ती रहता है यार, क्या कर लेगा डिपार्टमेंट, पेनल्टी लगाएगा ना, हम अपील में चले जाएंगे, हम ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो जहाँ जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं वहां तो अंदर ही रहना पड़ेगा, जमानत हो नहीं सकती। तो वहां पर वो डर जो दिखाकर सरकार, जो मैंने पहले कहा है, करप्शन के नाम पे करप्शन क्यों बढ़ रही है, इसी नाम पे तो बढ़ रही है सर। तो एक डरावा डालकर, एक डर दिखाकर उससे कर वसूली का जो तरीका अपनाया गया सर, वो उन्नत भारत बनाने के लिए ठीक नहीं है सर। और अगर किसी डीलर को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में ये पता लगता है पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद कि वो निर्दोष था, तो कोई कंपनसेशन का प्रावधान भी होना चाहिए। सर मैंने कहा तो है ना, जो वो लेके आए टैक्स पेयर चार्टर, इनकम टैक्स में जीएसटी में भी लाए, और सिर्फ नाम का ना लाए, उन्हें अकाउंटेबल बनाए। जितने दिन वो अंदर रह के आया, ऑफिसर को भी होना चाहिए कि उतने दिन मेरे को भी रहना पड़ेगा और मेरे को कंपनसेट भी करना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान उन्हीं के लिए लाए। मतलब तलवार जो है दो धारी बनाए, हर दोनों तरफ धार चलनी चाहिए, सिर्फ एसएससी के ऊपर ना चले, ऑफिसर के ऊपर भी चले। चलिए, आज का जो, क्योंकि मेरा वो काफी छोटा था तो उसको मैंने समझाने के लिए भी आपसे चर्चा की। अब एक आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ जी। अब जीएसटी में डील नहीं करते हैं, लेकिन आप इनकम टैक्स के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब अपनी राय में बताइए कि इनकम टैक्स का पोर्टल जो अभी नहीं चल रहा है, इसमें मेरे 2 सवाल हैं आपसे। तो आपके हिसाब से कब तक चल जाएगा? और दूसरा है कि अगर ये नहीं चलता है, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है, कुछ चीजें नहीं चलती है, उसमें क्या, तो वैकल्पिक क्या हो सकता है, पहले आप बताएंगे, उसके बाद मैं अपने विचार। सर मैंने पहले भी, लास्ट टाइम भी आपने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि इन्हें पुरानी साइट बंद नहीं करनी चाहिए थी जब तक नई साइट नहीं चल रही। तो पहले नया पोर्टल डेवलप करना चाहिए था, साइट बाय साइट, जब तक ये पूरा स्टार्ट नहीं हो जाता था, पुराना सिस्टम चलते रहने देना चाहिए था। तो कब चलेगा, आपने जो पहला सवाल करा है, इसके बारे में सर मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं कुछ जवाब दे सकूं, और हालात देखते हुए कोई डेट बताना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, वैकल्पिक व्यवस्था तो यही हो सकती है कि पुराना सिस्टम जो आपने लिखा भी है कुछ अखबारों में, अगर दोबारा चल सकता है, किसी तरह लाइव हो सकता है, तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता, साइड बाय साइड उसको अलाउ कर देना चाहिए। सर इतना बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्नत देश है हमारा, तो कौन सी बड़ी बात है कि पिछला पोर्टल कल से चालू कर दे और उस पर लोग रिटर्न भरना शुरू कर दे, क्योंकि ये पीक टाइम है रिटर्न भरने का। सर एक इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें इन्होंने क्या किया। एक आपने देखा होगा, हमारी एक टेक्नोलॉजी होती थी XML, अभी रिटर्न्स हमारी XML में बनती थी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल मशीन लैंग्वेज। नाउ इट इज चेंज टू JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो जीएसटी में भाषा है प्रोग्रामिंग की, वही भाषा इनकम टैक्स में कर दी, सो दैट की डाटा इंटरचेंजेबल हो सके। उस दिन भी मैंने ये बात की थी। ये जो स्विच है XML टू JSON, ये सबसे बड़ा परेशानी का विषय है, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा डाटा XML से JSON में कन्वर्ट कर दिया। अब JSON से दोबारा XML में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो चल नहीं रहा, फिर दोबारा उसके लिए सारी यूटिलिटी, दोबारा प्रोग्रामिंग, यहाँ फंस गई है सर। तो आपके हिसाब से जो समय जा रहा है उसका एक सरकार के पास तो जवाब होगा कि डेट एक्सटेंड कर देंगे। क्या फाइनेंशियली ये वायबल होता है करदाता के लिए और प्रोफेशनल के लिए कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए, जबकि पिछले 1 महीने से उसका स्टाफ फ्री है? और डेट एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव तो वो नहीं होता है। इसके बारे में क्या राय है? सर देखो, जब भी डेट बढ़ती है, एसएससी तो हमेशा फायदे में रहता है, नुकसान सरकार का होता है। मेरा तो ये मानना है। तो सरकार खुद अपने आप को नुकसान में ले जा रही है। पहले ही कोरोना की वजह से टैक्स नहीं आ रहा, कम आ रहा है। आप देखिए, अब विवाद से विश्वास जैसी स्कीम जो पिछले मार्च 31 2020 में खत्म हो जानी थी सर, मार्च 31 2020 में खत्म हो जानी थी, वो मार्च 31 2021 भी निकल गया और अब 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। और अभी कितनी और आगे बढ़ेगी ये कोई नहीं बता सकता। तो सरकार को जो इतना ह्यूज रेवेन्यू उससे आना था, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट की बड़ी पॉपुलर स्कीम थी,
जिसका वो डंका बजा के लाए थे उसका बाजा बज गया। अच्छी स्कीम थी की वजह से। तो डेट एक्सटेंशन कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो यही है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उस पर सरकार जोर बनाए, जो उससे कंपनसेशन डिमांड कर सकती है कंपनसेशन डिमांड करे, उससे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले और आगे से नियम बनाए कि जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर होंगे उन्हें दोबारा गवर्नमेंट वर्क नहीं मिलेगा, एटलीस्ट नेशन वाइड पोर्टल्स का वर्क नहीं मिलेगा, चाहे वो बड़ी कंपनी का। टाइमिंग भी गलत था सर, जून में शुरू करना, इसकी बजाय मार्च में अगर चेंज ओवर करते। सर इसमें देखो सरकार का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे को दूसरे प्रोग्राम में जाना है, थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा। एक अभी आपने देखा 148 इतिहास बन गया सर। सरकार इसी सारे हफड़ा दफड़ी में डेट बढ़ाना भूल गई, 148 की भूल गई। 148 जो 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 के 4 साल के केस और लगने थे, उसको लगाने का सरकार का अधिकार खत्म हो गया। और ये सारा इसी पोर्टल की वजह से हुआ। अदरवाइज ये बीच में ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करते अपने आप। मतलब सरकार कह दी एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो रही है सर, सरकार गवर्न नहीं कर पा रही। सरकार का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। तो मेरे को ये कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं मोदी सरकार का बड़ा फेवरेट हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में सरकार फेल हो रही है, सही से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रही कि अपने ऑफिसर को किस टाइम। आप देखिए अब डेट एक्सटेंशन आनी होती है सर 30 तक ले जाते हैं, 30 तारीख को रात 11 बजे 12 बजे मैसेज आता पड़ रहा है। अगर करनी है आप हफ्ता पहले कर दो। प्रोफेशनल को क्यों परेशान कर रहे हो, एसएससी को क्यों परेशान कर रहे हो सर? तो सर बहुत अच्छी डिस्कशन रही। और क्वेश्चन मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब, क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम था सर 7 बजे। जी चंदन जी आप लीजिए। सुधीर सर, आज ये ज्ञानवर्धक वक्तव्य में आपका हार्दिक आभार। सर मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार आपने आज का विषय समझाया, सभी पार्टिसिपेंट को आज का विषय बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य को धन्यवाद करने से पहले विशेष आभार हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक बीज ज्ञान एवं सभी राज्यों के अधिवक्ता संघ और टैक्स प्रोफेशनल, जिनके कारण कर ज्ञान अर्जन का कार्यक्रम साकार हो सका। अब मैं मनोज लांबा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य में प्रतिभा धन्यवाद करने के लिए। प्लीज मनोज सर। थैंक यू चंदन जी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तहे दिल से आभारी हूँ सीए सुधीर हालाखंडी जी का, जिन्होंने अपने दिए गए टॉपिक के साथ पूरा जस्टिस किया और अरेस्ट के जो प्रोविजन हैं सेक्शन 69 के बड़े ही सरल भाषा में और जो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी में लोगों को उसका ज्ञानवर्धन कराया और बड़े अच्छे ढंग से समझाया। साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के हिस्सा बने और अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। और सुधीर जी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति को जिसको जीएसटी का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया और मुझे को मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर कर सकूँ। सर कहीं कोई त्रुटि हुई हो या गलत बोला गया हो तो सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। विद दिस वर्ड थैंक यू एवरीवन। लास्ट बट नॉट लीस्ट विशेष धन्यवाद कर ज्ञान अर्जन के मुख्य संयोजक संजीव करोड़ा, कर अधिवक्ता, एडिटर इन चीफ आपका फायदा टैक्स न्यूज़ बुलेटिन, चीफ कोऑर्डिनेटर जिला टैक्स बार शहर माला रजिस्टर्ड का जो कर ज्ञान अर्जन कार्यक्रम को मंच तैयार करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं ताकि हम सबको टैक्स विषय पर समय समय पूरी जानकारी मिल सके। थैंक्स संजीव सर। आप सब हमें इजाजत दें ताकि जल्दी टैक्स के विषय पर नए कार्यक्रम लेकर हम आप सबके सामने हाजिर हो। खुश रहे, तरह स्वस्थ रहें। थैंक्स सर, थैंक्स संजीव सर, थैंक्स मनोज सर।